हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि देश को हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बनाना है, तो मेरा उसमें ये मानना है, एक सबमिशन है और मैं कई जगह कहता भी हूँ, बगैर दलितों का आर्थिक उद्धार जब तक नहीं होगा, देश सुपर पावर नहीं बन सकता किसी भी सूरत में, कभी भी नहीं। हमारे पास एक ही रास्ता है कि बच्चा जब पैदा हो, हम लोग क्या करते हैं कि जब बच्चा होता है तो पहले से प्लान कर लेते हैं, ये आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, इसको वहाँ लगवाएंगे, इसको वहाँ लगवाएंगे, टीटी बनेगा। लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं कहता कि मैं अपने बच्चे को व्यापारी बनाऊंगी। तो एज ए दलित एंटरप्रेन्योर्स मैंने वहाँ कहा कि मैं मतलब सरकार की जनरली में बुराई नहीं करता, क्योंकि व्यापारी को सरकार के साथ होना चाहिए, है ना। बुराई तो आप पॉलिटिकल लोग बहुत करते हैं, सोशल लोग बहुत करते हैं, लेकिन अगर उसको व्यापार में आगे बढ़ना है तो कभी भी सरकार से बिगाड़ कर नहीं हो सकता, तो सरकार के साथ ही चलना होगा। पॉलिसी सरकार की अपनी मर्जी है, खराब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बट उसी में से रास्ता ढूंढना है। तो मैंने कहा कि भाई आप किस स्किल की बात कर रहे हो, हम तो पैदा ही से स्किल है, हमारे तो पूर्वज भी स्किल रहे। देश में कौन सी ऐसी चीज है जो हमने नहीं बनाई? तो हमें तो कनेक्टिविटी चाहिए, हमें स्किल नहीं चाहिए, मार्केट चाहिए, हमें तो खाली आप कनेक्ट करा दो, अवसर दे दो, बाकी काम तो हमारा है। कि दो ही आपके पास रास्ते बचे जिंदगी में, खासकर दलितों की बात कर रहा हूं मैं, दलितों के पास कोई रास्ता नहीं बच रहा जीने का, या अधिकारी या व्यापारी, और दूसरा रास्ता ही नहीं है। बाकी आप प्रोफेसर लग जाओ, आप सरकारी डॉक्टर लग जाओ, एमबीबीएस, हालांकि वो भी अधिकारी में आते हैं बट इतने नहीं। अधिकारी मैं उस आईएएस आईपीएस की बात कर रहा हूँ जो देश को चलाते हैं, बाकी की बात नहीं कर रहा। आप ज़्यादातर तो हमारे ग्रुप टी की नौकरी लगती हैं, चपरासी लग गया, क्लर्क लग गया, खुश हो क्लर्क लग गया सरकारी नौकरी में, मैं उनको नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है अपनी लाइफ में, एक आईएएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार या दूसरे सरकारों का, स्टेट का, और जब वो रिटायर होता है तो अपने बच्चे को नहीं बिठा पाता हूँ, वो फिर बच्चे को वही संघर्ष, वो मैंने झूलते देखे हैं यार, बच्चों को सेटल करना है, बच्चों को सेटल करना है। अच्छा, कहीं जब एक बड़ा अधिकारी अगर अपने बच्चे को सेटल करने के लिए इतना पेन ले रहा है और बच्चे को अपनी सीट पर नहीं बिठा सकता, तो कहाँ से आप सक्सेस हो जाएंगे? कहाँ आप दलितों को उद्धार की बात कर रहे हो? कहाँ आप जो देश में बदलाव की बात कर रहे हो? जरा इसको बिहार का रहने वाला हूँ और बचपन में सुनता था कोई दलित बच्चा अगर ठीक ठाक कपड़े पहना है, स्टाइल में रहता हो, तो उसको लोग चिढ़ाते थे, बाप चमार और बेटा का नाम दिलीप कुमार। अब जाकर एहसास हुआ कि वो चिढ़ाना भी जो है ठीक ठाक ही था, कि बाप अगर मोची भी हो तो बेटा दिलीप कुमार बन सकता है। जी हाँ, सक्सेस एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरी का सिलसिला कारवां जारी है। आज मैं गुड़गांव में हूँ, फिर अपने घर से करीब 30 किलोमीटर दूर हूँ और इसी सक्सेस स्टोरी की तलाश में हूँ। और हमारे साथ महावीर जी हैं, महावीर सिंह। पिताजी खरंजा बनाते थे, खरंजा मतलब समझ गए, सड़क पर चुनाई मिस्त्री थे, और बेटा 1000 करोड़ का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ऑडी गाड़ी में चल रहा है। इसलिए जो लोग कहते हैं, फिर से अपने रिपीट कर लें, जो चिढ़ाते थे अपने आप को याद करें कि आप कहाँ बैठे हुए हैं, और खरंजा चुनाई मिस्त्री का बेटा 1000 करोड़ का कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहा है, ऑडी गाड़ी में चलता है, BMW में चलता है, बड़े बड़े फार्म हाउस बना रहे हैं, बड़ी सरकारी कंपनी से लेके और तमाम तरह का प्रोजेक्ट ले रहे हैं। आज उन्हीं के में पहले ये दिखाइए, ये बिल्डिंग इनका, ये हॉस्टल गेस्ट हाउस है और नीचे बेसमेंट में ऑफिस है। और ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दलितों की कहानी सिर्फ रोने गाने छाती पीटने की कहानी नहीं होनी चाहिए, उसमें आनंद भी है, गीत भी है, संगीत भी है, लग्जरी भी है, ऑडी भी है, मर्सिडीज़ भी है, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स भी हैं, ये भी जानना चाहिए। और कैसे बार बार जो मेरा एक प्रोजेक्ट है कि 1-2 जनरेशन पहले दलितों के पास कुछ भी नहीं था, आज अगर 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ का काम कर रहे हैं, तो सोचिए 20 बरस के अंदर वो इंसान कितना मेहनत किया होगा, कितना चैनलाइज किया होगा अपने एनर्जी को
कि साइकिल से लेके ऑडी की यात्रा, साइकिल से ऑडी की यात्रा। सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं और सरकार की पॉलिसी जिस तरह की है, निजीकरण हो जाएगा, नौकरियां बचेंगी नहीं, तो हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे बेटे बेटी और तमाम सारे जनरेशन को कह रहा हूँ, क्या करेगा? आपके पास हुनर है, दिमाग है, सब कुछ है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है एक बेहतर दुनिया में रहने के लिए, एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए। इसलिए सक्सेस स्टोरी अम्बेडकरनामा पर जारी है और कम से कम 100 करोड़पति का हम स्टोरी जरूर आपको दिखलाएंगे। महावीर जी, स्वागत है आपका अम्बेडकरनामा में। चंद्रभान जी साथ हैं और आज अम्बेडकरनामा चीफ शालिनी भी साथ हैं। अब चलते हैं महावीर जी से, पहले ऑफिस इनके कहते हैं दिखलाइए, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए महावीर जी, चलिए चंद्रभान जी। ये पूरा बिल्डिंग महावीर जी का है और ऊपर हॉस्टल बने हुए हैं। चलिए, बेसमेंट में ऑफिस हुआ। यह तो हर कंस्ट्रक्शन साइट पर भी ऑफिस होता है। हाँ बिल्कुल होता है, कंस्ट्रक्शन साइट पर हमारा ऑफिस होता ही है। हाँ, और अच्छा सेटअप होता है। जो लोग चिढ़ाते हैं कई बार ना, जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में था और मैं लौट के गया था और मेरे पिताजी इनकम टैक्स में नौकरी करते ये थे, भी देखिए दलित इंडस्ट्रीज के पास भी exception हो सकता है। नौकरी करते थे, जी। तो मैंने कहा कि मैं आईएएस का एग्ज़ाम नहीं दूंगा। तो मेरे पिताजी के जो कलीग थे ऑफिस में, उन्होंने थोड़ा कटाक्ष किया, मजाक किया कि बेटा कार्ल मार्क्स हो गया है, आईएएस नहीं बनेगा। तो मैंने कहा कार्ल मार्क्स बनूंगा कि नहीं बनूंगा ये पता नहीं, लेकिन मैं जो करना चाहता हूँ करके जरूर दिखाऊंगा। एंड आई बिकेम टीचर दिल्ली यूनिवर्सिटी। और गांव से हिंदी मीडियम पढ़ के अंग्रेज़ी नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आती थी, और दिल्ली में आकर मुझे करना यही था, मुझे एक्टिविस्ट एकेडमिशियन बनना था। आई डिड इट। 10 साल की मेहनत है और कुछ नहीं, 10 साल इनपुट लगाइए। और ये जैसे मैं अपने फील्ड में काम कर रहा हूँ, अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जो मजाक उड़ाते हैं, कटाक्ष, वो जो मैंने कहानी सुनाई ना बिहार वाली, तो दलित बच्चों का बहुत सरकाज्म करते हैं, तो सरकाज्म करने वालों के लिए ये चेतावनी है कि जिसको आप मजाक उड़ा रहे हैं, 10 साल 20 साल में वो आदमी क्या कर सकता है, इसकी कल्पना नहीं कर सकता। जी महावीर जी, चलिए अब फ्लोर इज योर्स, आप बताएं। अब ये आपका रिसेप्शन हुआ, ये हमारा रिसेप्शन हुआ और ये सब आइए। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। अभी ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, सारे साइट पे गए हुए लोग। सारे साइट पे, क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का तो साइट पे अगर विजिट नहीं करेंगे तो ऑफिस में बैठ के क्या करेगा। हाँ, तो साइट पे, क्योंकि ये पूरे इंजीनियरिंग, देश में 5 ये आपके चीफ इंजीनियर बैठते हैं ये इधर। हमारे वीपी हैं अरिंद कुमार शर्मा जी, जो मेरे बाद ये हेड करते हैं। अच्छा और इनका भी पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ हमारे काम होते हैं भ्रमण होता रहता है, अच्छा, और मेरा भी होता रहता है। इंडिया भर में चलता है। हाँ, आइए। पूरे न, और सारे हैं। और इधर ये अकाउंट्स है, अकाउंट्स अच्छा, ये अकाउंट सेक्शन है। अकाउंट्स सेक्शन, सब इनकम टैक्स वगैरह टाइम पे भर देते हैं ना? सब कुछ बगैर उसके तो काम नहीं चलता ना। इनकम टैक्स है, जीएसटी है, GST। इतना सरकार का हेलो सर, हेलो। वही रेवेन्यू का। जरा इनको दिखाइए। देखिए, अगर ये पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट गए होते तो जरूर एक्टर बने होते। हाँ। नहीं, वो हम बना देंगे, अभी क्या और दिक्कत महावीर है? सिंह साहब के ये स्टॉप हैं, वन ऑफ द स्टॉप्स। आइए। जी जी जी। ये अभी खाली है। ये अगर आप देख रहे हैं सहयोग बीज प्राइवेट लिमिटेड, हाँ। मैं इसकी भी कहानी बताऊंगा। ये अभी अच्छा, एक सेकंड। जस्ट शुरू किया, अभी वो चल रहा है, उस पर वर्क चल रहा है। सहयोग बीज प्राइवेट लिमिटेड, बेसिकली एक B2B पोर्टल है जिस पर अभी आऊंगा उस पे। जरा सा पहले हम ऑफिस दिखा दीजिए मुझे। जी, ये पूरा सेटअप है। तो ये नए कंपनी। हाँ, बारिश की वजह से जो ना स्टाफ कम है, क्योंकि घर से भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाइए सहयोग बीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये एक सब्सिडरी है। सब्सिडरी कंपनी है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं, महावीर सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके रूम में चलते हैं और यहीं बातचीत करेंगे। ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं महावीर जी, और इनसे अब बातचीत करेंगे। इनके ऑफिस में आ गए हैं और इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। ये ज़िंदगी में ओवरसीयर बनना चाहते थे। गांव में किसी बच्चे से पूछिएगा कि बड़े हो गए क्या बनना चाहते हो, तो गांव बोलेगा कि इंस्पेक्टर बनेंगे, थानेदार। क्यों कहता है ये? इसलिए कहता है कि उसके सामने जो सबसे बड़ा अफसर होता है, आइकन होता है, वो थानेदार ही होता है।
तो इसलिए गांव में जब ठेकेदारी होती है, सरकार कोई काम करवाता है, तो ओवरसीयर बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, इसलिए ड्रीम होता है ओवरसीयर बनने का। तो महावीर जी ओवरसीयर बनना चाहते थे और अब कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक मालिक हैं, 1000 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट कर चुके हैं अब तक। बैठिए, आइए आप बैठे। मैं ही आपके ऑफिस में कह रहा हूँ आपको बैठिए। आप बैठे प्लीज। चलिए, महावीर जी के ऑफिस में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अपनी कंपनी के, ऑफिस में बैठा हूँ और चंद्रभान जी हैं मेरे साथ, शालिनी हैं, महावीर जी से बातचीत करेंगे, इनकी सक्सेस स्टोरी को जानेंगे। लेकिन चंद्रभान जी, कोई ऐसा दलित से मिले जो 1000 करोड़ का काम कर चुका हो? एक जानता हूँ, आज बड़ा गंभीरता से बैठे, उछले नहीं आप? खाड़े साहब है हाँ। वो देखा हूँ, लेकिन आप बताइए, आप जानते हैं तो। नहीं तो देख, अब मिले हैं ना, पहले 1000 करोड़ का काम किया। 1000 करोड़ का काम किया, ये बात मालूम नहीं मुझे। हाँ, और मैं इतना खुश हो गया, अरे देश भर की दौलत दलितों के पास आ जाए तो इससे बढ़िया बात क्या है। हाँ, ये हुआ ना बात। एकदम शालिनी जी, आई एम सो हैप्पी कि महावीर सिंह साहब हैज क्रैक्ड 1000 करोड़ रुपीस बिजनेस। लीग क्रॉस कर गए। इसलिए मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब, दलितों को इतना दबाया गया है हजारों साल से कि जब 20 साल में ही करोड़ पार करा देता है। हाँ, महावीर सिंह जैसे लोग पहाड़ के पेट को फाड़ कर निकलते हैं तो फिर वो अरबपति बनते हैं। जो भी सुन रहे हैं अपने घर पर आज पार्टी करें। अच्छा, महावीर सिंह पार्टी। महावीर सिंह पार्टी। यस, सेलिब्रेटिंग महावीर सिंह। यस, सेलिब्रेटेड दलित। सेलिब्रेटिंग आज पार्टी होगा ना फिर। यस, महावीर सिंह पार्टी। और ये देखिए, 4 आने के लिए मेरे अपने जीवन में दलितों ने अपने कान का इधर उधर कुछ रखा है, गिरवी रखा है। 4 आने के लिए 2 किलो सेर के लिए दलित महिलाएं अपना आंचल फैलाती थी 6 घंटे काम करके जमींदार के यहाँ। और 1000 करोड़ 1000 करोड़ 1000 करोड़ कितना खुश हूं मैं। और स्टोरी इसलिए बना भी रहा हूँ, हमारे लोग जो है ना प्रोफेशनल एथिक्स के साथ ईमानदारी से काम करते हैं, तो इनकम टैक्स और सीबीआई कुछ नहीं करेगा, सारा ऑन पेपर है, सब ब्लैक एंड वाइट में है, सरकार को इनसे लाभ होता है। महावीर जी, स्वागत अम्बेडकरनामा में। नमस्कार। देखा है अम्बेडकरनामा पहले कभी? मैंने सुना है, देखा नहीं है। अच्छा, यूट्यूब चैनल है अम्बेडकरनामा? हाँ, पता है मुझे। अच्छा, देखा नहीं है। चलिए, आप एक आध बार जनरल देख लिया होगा, बट चलिए आप बताइए जरा, अपने बारे में बताइए, बड़ा दिलचस्प है। आप हमसे उम्र में आसपास होंगे या छोटे ही होंगे? हैं? 50 हुआ है अभी। तो मैं पार कर चुका हूँ। हाँ, जस्ट हुआ है 50। अब 50 साल अभी और बाकी है। नहीं, अभी तो हमारी जर्नी शुरू हुई है बेसिकली ना। अभी तो देखिए, हम लोग दलित समृद्धि के हम लोग आइडियोलॉग हैं, है ना? हम लोग उस पर लिखते पढ़ते हैं विचार, लेकिन हम लोग के पास पैसे उसे नहीं, इनके पास है नहीं। मेरे आपको टीवी पे देखा है, और चंद्रभान साहब से तो खैर मुलाकात भी अब मुझे यकीन होने लगा है कि हेलीकॉप्टर जरूर खरीदेंगे। काफी बार हुई है, लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अभी हमारी एक जर्नी शुरू हुई है, क्योंकि जब तक हम क्योंकि इससे आगे बढ़ना बड़ा आसान है। अभी बेस शुरू हुआ है। स्ट्रगल जो था, जो शुरू में जो परेशानियां आती हैं, वो अब काफी हद तक दूर हो गई है। अच्छा। अब आप दलित हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क पड़ता है कि आपका काम करने का तरीका कैसे है, आपकी प्रोफाइल क्या है, आपके पास एक्सपर्ट लोग कैसे हैं, आपकी यूएसपी क्या है। अब उससे फर्क पड़ता है, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले फर्क पड़ता था। लोग दबाने की भी कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। किसी को ये पता लग जाए कि शेड्यूल कास्ट है तो फिर पैसे भी मर जाते हैं। और कई लोग तो जब लेने जाते हैं, हम जब फाइनल टेंडरिंग पे पहुंचते हैं तो कहते हैं, कई बार कई लोगों ने पूछा कि महावीर जी आपकी कास्ट क्या है। और मैं उस दौरान भी दबंगई से कहता था कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, चमार हूँ, जाटव हूँ। वो दौर भी मैं कहता हूँ। फिर लास्ट में वो अपने आप को मैंने तो अपने नहीं यार, मैं तो ऐसे ही सुनिए, चमार तो ताकत का प्रतीक है। चमार रेजिमेंट ने हरा दिया हिटलर की सेना को। हालांकि सभी नहीं है। देखिए, मैं बहुत कॉर्पोरेट के साथ भी काम करता हूँ, अभी सरकार के साथ भी काम कर रहा हूँ, और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी काम कर रहा हूँ। और इंडस्ट्री ज़्यादातर इंडस्ट्री बनियों के पास है। भाई आपका जो है, कोई अग्रवाल्स हैं, कोई मारवाड़ीज हैं, कोई गुप्ताज हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्री उन्हीं की है। और रियल एस्टेट में तो बहुत लोग हैं, बट इंडस्ट्री ज़्यादातर उनकी है। और अभी पिछले 7-8 साल से हम इंडस्ट्री के काम करते हैं, या वेयर हाउसेज के करते हैं, या इंडस्ट्री करते हैं।
या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, PSUs के साथ। जब आपसे जात पूछा और आपने दबंगई से कहा, हाँ, तो उसको शौक नहीं लगा सामने वाला आदमी को? नहीं, उसने तुरंत अपने आप को चेंज किया, बोला नहीं नहीं यार मैं तो ऐसे ही पूछा, कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे क्यों पूछा भाई? बट क्योंकि हम तो काम लेने जा रहे हैं तो ये वर्ड तो हम बोल नहीं सकते कि ऐसा क्यों पूछा। ठीक है, नॉर्मली है, पूछा कोई फर्क आपने दबंगई से कह दी? नहीं। और अपने को उससे फर्क भी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप किसी भी जात के हों, ठीक है, जात का फर्क आता है, बट किसी भी जात के अगर आपका काम ठीक नहीं है, आप प्रोफेशनल वे में काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको काम मिलेगा भी नहीं। एक मिल जाएगा, दूसरा नहीं मिलेगा। जाहिर है वो तो प्रोफेशनलिज्म जरूरी ही है हमें कि जो भी काम हम कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी बिजनेस में, कोई भी हो, कि हम डे वन से ये मान के चलेंगे आपको कंपनी खड़ी करनी है। तो जब तक हम उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं लाएंगे, हम सक्सेस भी नहीं होंगे। अब आते हैं, अब अभी बैकग्राउंड बना रहा हूँ था, और ये महावीर जी की कंपनी है, देख लीजिए। और आप अगर मकान खरीदना चाहते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इनसे कंसल्टेंसी ले लीजिए। मैं, मेरा सर कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम है। अब आता हूँ तो और राय दे किसी को सकते हैं। फैक्ट्री बनानी हो, किसी को वेयर हाउस बनवाना हो, तो मेरे से संपर्क करें। हाँ, ठीक बड़ी है। से बड़ी फैक्ट्री, ये कंपनी है 10 लाख फुट एरिया जो मुझे, ट्राइकॉन रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये दिखाइए, ये कंपनी है। ये एक एप्रिसिएशन है कि प्रोफेसर आर्किटेक्ट चरणजीत साहा, अच्छा, वो बहुत बड़े, जो देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं उसका डिजाइन करते हैं। अच्छा, फाउंडर। तो पीछे हमने एक सेमिनार किया था आर्किटेक्ट्स का जी, तो उसमें इन्होंने अपना कार्ड और साइन करके दिया था कि भाई, और ये बड़ी हस्ती है आर्किटेक्ट में, जो देश के बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं इन्होंने डिजाइन किए। तो उन्होंने हमारे काम को अप्रिशिएट किया कि नहीं आपका सिस्टम ठीक है, जिस लेवल से आपने शुरू किया। बेसिकली मैटर ये नहीं है कि हमसे बड़ी बड़ी कंपनी बहुत है, लेकिन जिस लेवल से शुरू किया, जिस कंडीशन में शुरू किया, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया कि नहीं आपकी प्रोफाइल बड़ी अच्छी है और हम चाहेंगे कभी ना कभी। चलिए अब आते हैं जरा यात्रा, जर्नी पे बात करते हैं। महावीर जी हमसे महज 6-8 महीना छोटे हैं उम्र में, हम लोग एक बराबर हैं। और मैं उधर मास्टर हूँ, उधर पढ़ाता हूँ इतिहास, और इधर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। कहाँ कैसे शुरू, बताइए अपने घर के बारे में बताइए जरा सा, वो दिलचस्पी। जब तक बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तब तक ये 1000 करोड़ में मजा नहीं आएगा। जो ना फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में गांव है सागरपुर गांव, बल्लभगढ़ से 6-7 किलोमीटर आगे। अब तो वहाँ तक अगर आप देखेंगे तो मुंबई जो हाईवे जो निकला है, तो वो मेरे गाँव से कोई 1.5 किलोमीटर होगा। ओके, नया जो बना है, जो नया अभी मुंबई एक्सप्रेस वे जो बना है। और जीवन तो थोड़ा स्ट्रगल ही रहा, बट पिताजी हमारे चुनाई मिस्त्री का काम करते थे, और बाद में उन्होंने भैंसा बुग्गी लेके भूसा गोबर का इनका काम भी किया। और हम लोग 5 भाई हैं, जिसमें से जब, क्योंकि उस दौरान तो क्या, जब छोटे थे तो मेरी मदर भी मजदूरी करती थी, फादर भी करते थे। और क्योंकि चुनाई मिस्त्री थे तो पहले गांव में काम कम होते थे, सड़कें बनती थी, खरंजे बनते थे, कहीं और थे, तो ये सारे काम होते थे, वहाँ भी जाते थे वो। तो बल्कि मेरे जो बड़े भाई हैं तो आर्मी से रिटायर्ड है, पुलिस से भी रिटायर्ड हैं, तो वो भी उनके साथ मजदूरी में जाते थे। क्योंकि पहले तो आपको पता ही है क्या हालत थी, छोटे बच्चे को काम में लगा देते थे। तो वहाँ क्योंकि जब आप सरकारी, आज तो चलो लोग जानते हैं कि ये जेई है, ये SDO है, एक्शन है, ये है, वो पहले तो नहीं जानते थे, क्योंकि या तो मेट मुंशी होता था वहाँ, या ओवरसियर होता। तो ओवरसियर मतलब सबसे बड़ी पोस्ट थी, क्योंकि मजदूर आदमी को नहीं पता कि ओवरसियर से ऊपर क्या होता है। उनको तो वही लगता है कि जो तनख्वाह देगा, जो पैसे देगा, रेट डिसाइड कर, वही मालिक है। तो वहाँ ओवरसियर आता था। तो जब मेरे फादर को लगा कि ओवरसियर तो बहुत बड़ी बात है भाई, तो वो कहते थे भाई मैं अपने लड़के को ना, महावीर को, तो ओवरसियर बना दें। तो जब मैं पढ़ रहा था, 8वीं 9वीं पढ़ रहा हूँ, 10वीं पास की, 89 में मैंने 10वीं पास की। 89 10th, बहुत लंबा समय नहीं हुआ। 89 में मैंने 10th पास की। और अब बड़े भाई आप कितने नंबर पे हैं भाइयों में? मेरा 4था नंबर है। अच्छा, बाकी 3 भाई क्या करते हैं? बड़े भाई सबसे पहले आर्मी में थे उस दौरान, बाद में वो रिटायर्ड होने बाद हरियाणा पुलिस में रहे, अभी रिटायर हो गए। उनसे जो छोटे हैं वो मेरे साथ ही है, मैं उनको आगे, मैं पहले मेरे साथ ही काम करते थे, फिर उनको आगे मैंने कंपनी खुलवा के काम दे देता हूँ। उनसे छोटे वो आर्मी रिटायर्ड हैं, जो मेरे से जस्ट बड़े हैं, गांव में रहते हैं, उनका बेटा भी बीटेक है, जो मेरे साथ ही है अभी। और उन जो मैं हूँ फिर 4था नंबर, मेरे से छोटा आर्मी से नौकरी छोड़ आया था, अभी वो
पेंट और हार्डवेयर की शॉप करता है यहीं गुड़गांव में ही। गुड़गांव में। हाँ, ऐसे हमारे 5 भाई हैं और सबको आपने मदद की बनाने में? मदद तो क्या है जी, देखो ये तो मदद तो भी भाई क्या है, तो समाज को भी पे बैक टू सोसाइटी। अगर हम कुछ कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई नॉलेज है और कुछ रिसोर्स है, तो ये तो होना ही चाहिए कि अगर मैं बढ़ रहा हूँ तो मेरे साथ वाले भी बढ़ने चाहिए। अंडरस्टूड है ये तो। और अगर हम फैमिली को या हम किसी रिलेटिव्स को या समाज को अगर मदद नहीं करेंगे तो फिर होगा कैसे? फिर तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो अभी कि मेरा एक भतीजा बिजनेस में है, मेरा छोटा भाई बिजनेस में है, मेरे से बड़ा भाई वो बिजनेस में है, तो हम फैमिली के 4 लोग अभी बिजनेस में हैं। और उसमें ये कह सकते हो मैंने हेल्प की, बट उनका भी तो मेहनत। ठीक है, मदद होना। गाइड करना एक अलग बात है, बट करना तो उनको खुद को ही था ना। तो 8वीं 9वीं में जब पढ़ते थे फिर क्या हुआ? तो 8वीं 9वीं पढ़ते थे तो फादर कहते थे भाई भाई इसको ओवरशियर बनाएंगे, क्योंकि ओवरशियर बहुत बड़ी बात थी उस दौरान। अब तो जेई लोग कहने लगे, उस दौरान तो ओवरशियर ही होता था। ओवरसियर और थानेदार 2 सबसे बड़े होते थे। थानेदार कह लो, दरोगा कह लो, वही था सब कुछ मालिक, और तो कुछ पता ही नहीं कौन क्या होता है। अब तो लोग डीसी को जानते हैं, डीसी साहब आगे, पहले तो पता नहीं था डीसी कौन है, एसपी कौन है। अब क्या पता, पहले क्या पता था। तो जब मैंने मैट्रिक पास की तो हमारे एक रिलेटिव है झज्जर में, यही कन्हे गाँव में, मेरे यहाँ गुड़गांव में बुआ है, तो उनके रिलेटिव झज्जर, तो झज्जर में पॉलिटेक्निक कॉलेज था, पॉलिटेक्निक कॉलेज था। तो वो लोग आते थे तो उनको भी लगता था कि भाई ओवरसियर। तो मेरे फादर ने जब बात की, बोला रहे हमारे झज्जर में है ना कॉलेज जो है, वहीं एडमिशन करा देंगे। खैर उसमें 10वीं पास करने के बाद इंटरव्यू होता था उस दौरान, तो रिटन टेस्ट, तो नंबर मेरा आया सिरसा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिरसा। और उस दौरान क्या था कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे टॉप पे होता था। अगर आप 89 में बात करेंगे तो उस दौरान इंडस्ट्री टॉप पे था। तो कोई भी बच्चा जब एडमिशन लेता था तो सबसे पहले यही कहता था, उसको पूछो भी कौन सी ट्रेड चाहिए, तो सबसे कहा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है भाई, मैकेनिकल नहीं है भाई, इलेक्ट्रिकल नहीं है भाई सिविल है, देख लो लेना तो ले लो। सिविल का स्कोप नहीं था। तो आप इधर तो मेरे पेरेंट्स का वो था भी ओवरसियर बनाना है, इधर बाई चांस बात कर लो मेरे को सिविल में एडमिशन मिला, तो दोनों मैच कर गई। तो और वो दौरान स्कोप नहीं था। जब मैंने 92 में किया, डिप्लोमा कंप्लीट किया, अब क्या होता था कि एक आदमी सरकारी स्कूल में पढ़े और उसको सीधा इंग्लिश टू इंग्लिश, क्योंकि डिप्लोमा इंग्लिश में हमारे हरियाणा में जो है टोटली इंग्लिश में है, तो अंडरस्टूड है, वो प्रॉब्लम तो आएंगी। जहाँ हिंदी मीडियम से आप पढ़े हों वहाँ सीधा प्रोफेसर आएगा और आपको बोर्ड पर दिस इज टू दिस इज दैट इज सॉल्व, तो भैया क्या समझ में आए, कोई ऊपर से चला जाता है। तो उसमें भी प्रॉब्लम आई। मतलब अगर आप सही मायने देखोगे तो मुझे लग रहा है कि मेरा रिकॉर्ड है सिरसा का आज तक, 92 से आज तक शायद रिकॉर्ड है। पहले सेमेस्टर में मेरे 6 पेपर हुए, जिसमें से 1 पास हुआ, 5 में फेल हुआ। अच्छा। हालांकि मैं एथलीट था, और जब ये नए बच्चों के लिए भी, जब शुरू में गांव से निकल के या एक नए जगह जाता है बच्चा, तो जैसे माहौल उसको मिलता है उसमें ढल जाता है। मुझे माहौल मिला खेलने कूदने का, जो जिन लड़कों के साथ में सीनियर्स के साथ रहा, लड़ाई करने का, दबंगई करने का। मैं हालांकि सबसे छोटा था, सबसे कमज़ोर भी था, जाति से भी शरीर से भी, लेकिन उस माहौल में पड़ गया तो अंडरस्टूड है कि भाई। और 6 में से 5 में कंपार्टमेंट 1 पास हुआ, दूसरे सेमेस्टर में 5 पेपर है तो 2 पास हुए, फिर में कंपार्टमेंट। तीसरे सेमेस्टर में मैंने 17 पेपर दिए, शायद 17 पेपरों का 6 बाद में तीसरे सेमेस्टर में आए। शायद ये मुझे लग रहा है रिकॉर्ड उस दौर का तो था, और अब तक भी सिरसा में, कि जब इतनी आपकी कंपार्टमेंट आ जाए तो कोई एग्जाम ही नहीं देता, क्योंकि सुबह पेपर दे और शाम को देगा तो कैसे याद रखेगा भाई, सुबह का भूल के शाम को कैसे होगा। बट मैंने कहा नहीं, मैं करूँगा, और मैंने रिकॉर्ड 17 में से 15 पास किए। एक बार जब मेरा 1 पेपर एक सेमेस्टर में पास होता था और मैंने 15 पेपर पास किए, वो शायद अब तक का रिकॉर्ड होगा, क्योंकि कोई एग्जाम ही नहीं देता था इतने उस कंपार्टमेंट के बाद में। और जब मैं वहाँ से डिप्लोमा करके गया, जब मैंने प्रिंसिपल को लड्डू खिलाए, क्योंकि मिठाई जब लड्डू ज़्यादा होते थे, पैसे भी नहीं होते थे खैर हमारे पास, और मैं अपने कॉलेज का 2nd बेस्ट एथलीट भी था, तो वो हैप था। बोले पास हो गया, फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ सर। मतलब उनको ऐसा नहीं लगता था कि ये पास हो जाएगा। तो खिलाड़ी भी था, थोड़ा बहुत लड़ाई दंगे में रहता था। स्कूल में जब 10th पास की तो पढ़ाई में भी होशियार था, तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का एक तरह से अंदर से ही करती ली। तो और पास करने के बाद क्या किया आपने? मैं यहाँ गुड़गांव आके
कॉन्ट्रैक्टर्स के पास नौकरी में लगा और पहले तनख्वाह मेरी 800 रुपये हुई। 800 800 कौन साल की बात है? 92 की बात है, 92 एंड की बात है। और जब 800 रुपये मैंने घर पे दिए तो क्योंकि साइकिल थी घर में तो टूटी फूटी थी, मोटरसाइकिल तो हमारे थी नहीं, है ना, घर में ही नहीं थी, और मोटरसाइकिल तो मैंने पहली ही तनख्वाह में 800 रुपये जब तनख्वाह मिली तो A1 साइकिल जो है ना 1100 रुपये की A1 चलता था। मेरे घर वालों ने ला के दी, 300 रुपये उन्होंने मिलाए। और उसके बाद 92 से और अब 2023 हो नहीं, गया। वो यात्रा बताइए ना, फिर इस नौकरी के बाद क्या हुआ? तो साइकिल पे चले, फिर उसके बाद एक स्कूटर लिया। कितने दिन नौकरी किया आपने? नौकरी किया मैं 2004 तक, 12 साल। 12 साल के आसपास नौकरी किया। और मेरा नौकरी जितने दिन मैंने की, मेरा ये रहता था कि ये काम मेरा है। वो भी समय था ईमानदारी से और कमिटमेंट के साथ। तो ये भी समय था कि जब सर्दी का समय और हमारी कंपनी टारगेट दे देती थी, क्योंकि हम तो कंस्ट्रक्शन के लोग हैं, तो छत डलवाएंगे, चुनाई करवाएंगे, ये करवाएंगे, तो वो टारगेट देते थे कि भाई मेरे को महीने में 20 छत चाहिए। तो खुद एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर या एज ए साइट इंचार्ज खुद कंबल ओढ़ के साइट पे बैठ के लोगों को खिला पिला के काम कराना कि नहीं कराएंगे। और उसी की देन है कि मुझे सीखने को बड़ी जल्दी मिला ना, क्योंकि जब आप काम करोगे, मैं भी अब कई बार अपने स्टाफ को कहता हूँ कि भाई आप मेरे लिए काम नहीं कर रहे, आप अपने लिए काम कर रहे हो। ट्रेनिंग लीजिए। और मुझे याद है कि मैं कंपनी में काम करता था तो उसके जो ओनर थे तो वो थोड़ा एज थे और उस दौरान के बीटेक थे, काफ़ी पुराने बीटेक थे। तो मुझे जब काम करता था तो मुझे ऐसा घमंड आ गया, यार काम तो मैं ही करता हूँ, तनख्वाह थोड़ी सी है। तो उसने एक दिन, मैं उसको 2-3 बार कहा, सर मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, सर मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। तो उसने बुलाया मुझे, आजा बेटा। तक दिन वो ऑफिस में बैठा, मेरे को बोलने लगा कि बेटा आपको क्या लगता है आप हमारे लिए काम करते हो? मैंने कहा जी मैं 14 घंटे 12 घंटे 16 घंटे देता हूँ आपके लिए, मैं तो आपके लिए काम करता हूँ। बोला गलत फहमी आपको, आप बेटे अपने लिए काम कर रहे हो। मेरे साथ आप 2 साल रहोगे, 3 साल रहोगे, 5 साल रहोगे, 10 साल रहोगे, उसके बाद प्राइवेट है तो आप अपने लिए काम करो। मुझे आज भी याद है, मैं अपने स्टाफ को भी कहता हूँ कई बार कि क्योंकि जो आप वहाँ से सीखते हो वो आप लाइफ में आगे इम्प्लीमेंट करते हो। और जो मैंने सीखा शायद उसकी कई छोटी छोटी कंपनियों में रहा। और पहली तनख्वाह 800, जब आपने नौकरी छोड़ी उस समय कितनी थी? उस दौरान में लास्ट मेरी थी ओमैक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। और क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मैं मेहनती था ही, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरा अपना काम है। तो मैंने कुछ मकान हैंडओवर करवाए थे और उसकी चाबी देने में हेड ऑफिस गया। मैंने कहा भाई तो इस बार तो इंक्रीमेंट लगेगा, है ना। तो उस दौरान मैं क्योंकि तनख्वाह थोड़ी बढ़ने लग गई थी तो मैंने 100 गज का प्लॉट लेकर अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहा था। तो ओमैक्स ने उस दौरान क्या कि एक टीम बनाई थी, विजिलेंस टीम। तो मेरे घर पे आके वो ईंट चेक कर रहे हैं, सीमेंट चेक कर रहे हैं, भाई कहीं अपनी कंपनी से वहाँ से लाया। और क्योंकि मेहनती भी था, 100% ईमानदार था अपने काम के प्रति, कंपनी के प्रति, मुझे वो एकदम अखरी। तो मैंने उन लोगों को तो हड़का दिया था। मैंने कहा भाई रिजाइन रखता हूँ जेब में, काम करता हूँ तो पैसे लेता हूँ, और आज के बाद मेरे यहाँ मत जाइयो। उन्होंने वो बात जो कहे, रोहतास गोयल जो ओमैक्स के मालिक थे उनको जाके कह दिया जी वो तो ऐसे ऐसे बदतमीजी से बोलता है, रिजाइन जेब में रखता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। और वास्तव में रिजाइन जेब में रखता था, क्योंकि मुझे देखिए जो आदमी काम करता है, आज मेरे यहाँ भी कोई काम करता है जिसके अंदर काम करने का जज्बा है, जिसके अंदर अपने ऊपर भरोसा है, उसको क्या नौकरी यहाँ नहीं तो कहीं और मिल जाएगी। काम ही तो करना है ना। प्राइवेट में नौकरी सिक्योर है, सरकारी में एक बार चला जाता तो ज्यादा सिक्योर है। और मैं कहता हूँ बदलते भी रहना चाहिए अगर आपको प्रोग्रेस करना है। एक स्टोरी किया है ग्रोवर साहब का, वो पॉलिटेक्निक किया, हरियाणा के ही। हाँ जानता हूँ, जानते हैं? जानता हूँ। तो आखिरी जब नौकरी आपने छोड़ी तो कितना तनख्वाह था उस समय? 23। हाँ मैं वहाँ गया था कि भाई मेरा तो इंक्रीमेंट लगेगा, है ना। मिठाई लेकर गए थे आप? तो हाँ मतलब चाबी देने गए, मिठाई भाई इंक्रीमेंट लगेगा, इतने मकान हैंडओवर कराए। तो मैं नीचे उनके जीएम के पास बैठा था, तो जो लोग जिनसे मेरा हुआ था वो उसको बता दिया रोहतास गोयल जी के जाकर, जी वो आया हुआ है और वो ऐसे ऐसे कहता ये कहता, उसने बुलाया मेरे को। हाँ भाई रिजाइन जेब में रखता है? हाँ जी। मैंने बोला हाँ जी। बोला लाओ, मैंने उठा के जेब में से देखे, ये ले भाई। और वो मेरे को तो कुछ नहीं बोला, नीचे जीएम को इतना फायर हुआ, ऐसे बदतमीज लोगों को भर्ती कर लेते हो, कैसा लड़का है ये वो। उसे समझाने की कोशिश भी की, जी ये तो बेस्ट इंजीनियर है, इतनी मेहनत करता है इतनी, लेकिन
मालिक तो मालिक होता है। फिर मेरे को जीएम ने बोला कि यार तू एक काम कर, जमात रेजिमेंट जिंदाबाद। 10 एक दिन तो रुक जा। हाँ। उसने कहा यार तू रुक जा, मैं साहब से बात करता हूँ। मैंने कहा जी मुझे करनी ही नहीं नौकरी, आगे बार नौकरी ही नहीं करूँगा। मैंने फिर ज्वाइन ही नहीं किया, कहीं और भी अप्लाई नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा यार, जब काम करना मुझे आता है तो मैं क्यों करूँगा। तो मैंने फिर 10-5 दिन तो थोड़ा सा रहा। उसके बाद मैंने कहा यार अब मैं ठेकेदारी करूँगा। जब मुझे कैलकुलेशन करनी आती है, जब मुझे काम कराना आता है, जब मुझे बात करनी आती है, तो मैं अपना काम करूँगा। तो मैंने 2004 में एक लेबर एड से काम शुरू किया, एक कोठी का काम किया है, किसी बिल्डर से थोड़ा काम ले लिया, 2 एक काम किए। बट उसके बाद मुझे लगा यार से मान लो, मतलब आप देखो मेरी 23,000 रुपये तनख्वाह थी, 23 ही थी शायद, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। तो साल में बनती है 3 लाख के आसपास मान लो। तो मैंने पूरे साल में ही 3.5 लाख का काम किया उस दौरान। ठेकेदारी जब शुरू की तो 3.5 लाख में बचत कितनी हुई होगी। तो मैं घर से खर्चे, हाँ, लेकिन मैंने ये रखा था शुरू से, मैं अपने घर के खर्चे कम करके रखे थे कि ताकि प्रॉब्लम ना हो। और डिपॉजिट मनी भी ऐसा नहीं था, क्योंकि इतनी तनख्वाह में डिपॉजिट मनी भी कहाँ होगा। हालांकि उस दौरान अच्छी तनख्वाह थी, 23,000 रुपये। 23,000 तो बढ़िया था बहुत तनख्वाह थी। तो अभी होता शायद 5-7 लाख रुपए की तनख्वाह होती कहीं काम करते तो। 2.5-3 लाख होता। नहीं, 5 लाख तो आराम से होता। हाँ, अभी 2.5-3 लाख तो मैं ही दे देता हूँ, है ना। तो तो ज़्यादा होती, हम लोग भी नौकरी मांग लेते हैं, हम लोग इनका पब्लिसिटी स्टाफ रहेंगे क्या? ज़्यादा होती। ऐसे तो 1 लाख दलित तो चाहिए। तो काम किया। तो मैंने कहा यार एक वो बताओ, मान लो आपका, मान लो मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो आपको तो नॉलेज नहीं है। आपको होगा सरिया कितना है तो मैंने बताना है, आपको ईंटा कितना है मैंने बताना है, सीमेंट कितना है मैंने बताना है। जब सब कुछ मैंने ही करना है, तो मैंने फिर जब नेक्स्ट काम लिया, मैंने उनको कहा जी आप मुझे विद मटेरियल दे दो। कहते यार आपको क्या। मैंने कहा देखो ये मेरा लेबर रेट है। बोला हाँ। ये आपका मटेरियल कॉस्ट है। हाँ। तो पैसे तो आपने देने, तो भैया इसको मटेरियल सहित कर दो ना मेरा। बोला जी आपको क्या फ़ायदा होगा। मैंने कहा जी मुझे फ़ायदा होगा नहीं होगा, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा। भाई आपके इतने पैसे लग रहे हैं, लेकिन मुझे जो फ़ायदा, क्योंकि मैं उसी दिन से मेरे को लगता था कि नहीं मुझे आगे कंपनी बनानी है। एक सुपरवाइजर रखा मैंने पहले से ही, डे 1 से ही। और उस जो मैं मान लो 3 लाख का काम करता था, वो मटेरियल होके 20 लाख 30 लाख का हो गया। तो मेरी आपका बढ़ने लगा ना ये क्वांटम बढ़ गया, टर्नओवर बढ़ गया, और काम तो वही था। चलिए महावीर जी नारियल दे पानी दे पिला दे रहे दे हैं दे और दे दे पीते-पीते बातचीत होगी अब। जी जी। लीजिए। नहीं मैं नहीं लूँगा, मैं चाय पीऊँगा। चलिए चलिए बढ़िया। हाँ। अरे यह तो देते, इनको देते, कोई बात नहीं। हाँ। तो उससे मैंने विद मटेरियल शुरू किया, और मैंने फिर ये कहा कि भाई मैं विद मटेरियल ही करूँगा, लेबर रेट के काम ही नहीं करूँगा। उससे आपका कम से कम ये बढ़ गया ना कि 20 लाख का काम करते और हैं। क्योंकि देखिए जैसे मैं अभी भी कहता हूँ कि जब तक हमारा अपने काम में हम्म, क्या होता है कि हमारे काफ़ी साथियों की ये प्रॉब्लम है कि हमारे लिए तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होते। लेकिन अगर मैं खुद ही बैठूंगा, एक मान लो मैंने एक प्रोजेक्ट किया और मैं वहीं खड़ा रहा, हो सकता है मैं प्रॉफिट ज़्यादा कमा लूँ, लेकिन दूसरा कैसे लूँगा। तीसरा, आपने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया तो आपसे क्या बात करूँगा, मेरे पास समय तो है नहीं कि वहाँ नुकसान होगा। अगर मैं वहाँ साइट छोड़ के जाऊँगा तो वहाँ लेबर बैठी रहेगी, मटेरियल वेस्ट हो जाएगा, तो वहाँ नुकसान। तो मैंने डे 1 से ये रखा कि सुपरवाइजर रखा साइट पे, ताकि मैं अपने आप को फ्री रखूँ। मैं आपसे भी मिल सकता हूँ, आपसे भी मिल सकता हूँ, आपसे भी मिल सकता हूँ, क्योंकि मिलूंगा तो काम आएगा ना। और फिर बैक एंड पे आपका जैसे हम प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट पे टीम रखनी होती है, तो वो मैंने शुरू से रखा। हालांकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैंने 2007 में बनाई, लेकिन 2004 से मैंने ओवरसीयर नहीं काम रखा। से गया। हाँ, तो अब मैं ओवरसीयर की बात आप करें, तो जब मैंने डिप्लोमा किया तो मैंने टोटल लाइफ में 4 इंटरव्यू दिए सरकार के। और एनडीएमसी में एक बार मैं इंटरव्यू देने गया था, तो अभी मैं नाम तो नहीं लूँगा, एक उसके डायरेक्टर थे इधर यूपी के, भट्टा पारसोल के चेयरमैन थे। तो मैं ढूंढता पहुंच गया कि भी सिफारिश लगाने के लिए। 94 की बात होंगी आई थिंक। 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई, है ना। उनसे डायरेक्ट तो बात नहीं हुई, लेकिन उसके भाई और जो मुलाकात हुई, बस काम हो जाएगा 5 लाख रुपए। हमारी तो औकात ही नहीं थी। 5 लाख उस समय बहुत था भाई। औकात ही नहीं थी। किसी की सिफारिश से गए थे, उनसे पूछा जी
बोले यार देख, 1 लाख 2 लाख की तो मैं जिम्मेदारी ले लेता हूँ, 5 लाख की तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूँ। अब लालच ये था कि भाई नौकरी भी चाहिए सरकार, मैं नहीं लूँगा यार, कि सरकारी नौकरी भी चाहिए, तो मैंने उसको ना नहीं किया। लेकिन थोड़ा सा पैसे भी अरेंज करने में टाइम लगता है, ऑटोमेटिकली की बात है, थोड़ा उसको डिले हो गया। से उसने कहा भाई 4 दिन बाद आ जाना, तो हम 4 दिन बाद नहीं गए। 6 दिन बाद हमें सोचा पैसे का अरेंजमेंट हुआ रिस्क लेके, और अगर वास्तव में जब 6 दिन या 8 दिन बाद जब देखा तो उस बंदे का ट्रांसफ़र हो चुका होता था, कोई और चेयरमैन बन गया। तो उस दिन लगा कि अगर ये पैसे मैं इनको दे देता, खत्म था मामला। तो कर्जा तो कभी ज़िंदगी में उतरता नहीं, आज तक तो नहीं उतरता, मुझे नहीं लगता आज तक उतरा। तो उस दौरान 5 लाख बहुत बड़ी बात थी, है ना। हो सकता घर खेत सब बिक जाता, जो भी छोटी मोटी पूंजी पिताजी के पास थी वो बिक जाता, तो शायद ये मौका आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ शायद ना होता। तो उसके बाद मैंने सोचा मैंने साला सरकारी नौकरी में अप्लाई ही नहीं करना, और मैंने उसके बाद कभी अप्लाई नहीं किया सरकारी नौकरी में। जूता मार दिया। जब आप ओवरसियर की बात जो कर रहे थे, उसके बाद वो ओवरसियर वाला मामला छोड़ दिया कि मैं कभी जिंदगी में अप्लाई नहीं, क्योंकि जहां आपको देखिए आपकी औकात तो थी नहीं 5 लाख देने की, और सिस्टम ऐसा था। अब उस सिस्टम को हुआ तो जब 2004 में मैंने नौकरी छोड़ के जो शुरू किया, और 2007 में मैंने ट्राइकॉन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, तो फिर ये सफ़र जो शुरू हुआ, और 3 लाख पहले साल में 3.5 लाख का काम करने के बाद 2004 की बात करें तो आप 2023 में बैठे हैं, तो 100+ करोड़ की जो टर्नओवर कह सकते हैं आप। और काम की बात करें तो अब तक तो हज़ारों करोड़ के काम तो कर ही दिए होंगे। तो आपकी कंपनी क्या काम करती है ये कंपनी जो मेरी अभी एक्सपर्टीज, देखिए क्या है कि ये टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती है। वैसे तो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है एज ए कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन मेरी जमीन है उसमें बिल्डिंग बनाना है। हाँ, लेकिन मैं बताता हूँ क्या होता है कि एक समय था जब रियल एस्टेट का बूम था, तो हमने कुछ बिल्डर्स के साथ भी काम किया, मल्टी स्टोरी काम भी किए, 22 मंजिल की बिल्डिंग बनाई, अपनी टावर क्रेन, अपने कंक्रीट प्लांट, अपने पंप भी हमारे पास, है ना। और रख दो, और अभी हम पिछले 7-8 साल से डाइवर्ट हुए, हम DLF को छोड़ के किसी भी बिल्डर के साथ हम काम नहीं कर रहे। अच्छा, DLF के साथ काम? DLF को छोड़ के, DLF के भी छोटे मोटे काम करते, बड़े काम नहीं करता मैं। और पिछले 7-8 साल से हम इंडस्ट्रीज या वेयर हाउस इन्हीं के काम करते हैं, स्कूल कॉलेज बीच में, हाँ, कंस्ट्रक्शन में हमारा करते हैं। तो आप जैसे जो, अगर मुझे मान लीजिए कि 1 एकड़ जमीन है, हाँ, और मान लीजिए कि 500 गज जमीन है, उसमें मुझे बिल्डिंग बनाना है, तो आप कैलकुलेशन करके देंगे, हम आपको पैसा देंगे, आप सब बना के देंगे उसको? नहीं, हम देखो अलग अलग है। एक होता है कि आपने आर्किटेक्ट हायर किया, आर्किटेक्ट ने उसको डिजाइन किया। तो क्या होता है, एज ए इंजीनियर जो मैं बता रहा हूँ, एज ए कॉन्ट्रैक्टर बात नहीं कर रहा है, एज ए इंजीनियर में क्या होता है कि आपका हर एरिया एक अलग जोन में, जो आपके ये अर्थक्वेक का जो जोन है, सिस्मिक जोन, जो अर्थक्वेक का जो है ना, तो अलग अलग एरिया अलग अलग जोन में है। जोन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर डिजाइन है, वो डिजाइन करता है कि भाई इससे ज़्यादा भी तेज अगर कोई भूकंप आएगा उसको कैसे बिल्डिंग झेलेगी। ये डिजाइन पार्ट है, स्ट्रक्चर डिजाइन जो है ना इंजीनियर काम करता है। और एक आर्किटेक्ट होता है जो कैसे उसको अच्छी लगेगी, कैसे उसमें स्पेस निकलेगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग। हमारा जो काम उसमें तीसरा पार्ट है कॉन्ट्रैक्टर्स का, वो एग्जीक्यूशन का। भाई आपने आर्किटेक्ट भी हायर कर लिया, आपने स्ट्रक्चर डिजाइनर भी हायर किया, आपने ड्राइंग भी बना लिया, अब उसको एग्जीक्यूट कराना है ड्राइंग के अकॉर्डिंग। कॉन्ट्रैक्टर जो, वो हमारा काम है कॉन्ट्रैक्टरशिप का। तो हम लोग ठीक है कहीं, क्योंकि हमें नॉलेज है तो कई बार ऐसा भी कर लेते हैं, आपने कहा जी मेरी ज़मीन है, मुझे वेयर हाउस बनाना है, और इसमें कितने स्क्वायर फीट निकलेगा और कितना इस पर लोड ले, तो वो भी हम प्रपोज कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं आइटम रेट पे या कवर एरिया पे। जब आपकी ड्राइंग्स वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह फ्रीज हो जाता है, वो फिर टेंडर फ्लोट होता है, और जब टेंडर फ्लोट होते हैं तो 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग उसको भरते हैं। तो जो भी जिसकी प्रोफाइल अच्छी होती है, जो टेक्निकली साउंड होता है, जिसके रेट भी कम्पिटिटिव होते हैं, उसको काम मिलता है। तो आपके क्लाइंट्स कौन कौन हैं? क्लाइंट्स मेरे पास रेलवे, प्राइवेट, दोनों? हाँ, दोनों हैं। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं कि पानीपत रिफाइनरी में इंडियन ऑयल्स के साथ में BHEL को काम, BHEL के साथ सबस्टेशन कर रहे हैं। कोची में हम लोग NIA का कैंपस है, वेब्सकॉस के साथ काम कर रहे हैं। वेब्सकॉस PMC है, वेब्सकॉस PSU है, गवर्नमेंट PSU है। और जम्मू में भी सेम है, दोनों उन्हीं के प्रोजेक्ट हैं।
हम लोग ताकेनाका जापानीज कंपनी है, जापान का नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके साथ लगातार काम करते हैं। हम लोग एसएमसीसी के साथ लगातार काम करते हैं। कजीमा जापानीज उसके साथ काम करते हैं। एल्स्टॉम फ्रांस की कंपनी है जो रेलवे वगैरह के लिए काम करता है इलेक्ट्रिक से, तो उसके साथ हम काम किया है। डीएलएफ का जैसे मैंने बता ही दिया, डीएलएफ के साथ काम किया है। यामा मोटर्स का काम हमने किया है। देश के बाहर भी, देश के बाहर नहीं, देश के अंदर, देश के अंदर। हाँ, और तो मेरिट वाले इस बात को सुन लें। हाँ, और जो दलित देख रहे हैं अम्बेडकर तो नामा, इस कहानी को मेरिट वालों के पास जरा भेज दें कि विदेश की टॉप कंपनियों के साथ आप काम कर रहे हैं। जी जी जी, हाँ बिल्कुल काम करने का मौका मिला, क्योंकि आप अमेरिकन कंपनी सीबीआरई पीएमसी जो अमेरिकन कंपनी, उसके साथ हमने काम किया है। ताकेनाका जापानीज कंपनी है, एसएमसीसी जापानीज कंपनी है, कजीमा जापानीज कंपनी है, एल्स्टॉम फ्रांस की कंपनी है, उनके साथ आपका एलजी कोरियन कंपनी है, तो उनके साथ भी हमने काम किया। और जो कॉरपोरेट्स है जैसे माइक्रोटेक इन्वर्टर वाले, इनके साथ हमने काम किया है। आपके अल्ट्राटेक सीमेंट वाले, इनके साथ हमने काम किया है। तो डीएलएफ के साथ हमने काम किया है। और टाइमैक्स अमेरिकन कंपनी है, नोएडा में कंपनी, उसकी दूसरी फैक्ट्री भी बना रहे हैं हम। त्रिभुवन इंडिया लिमिटेड मानेसर में वो बना रहे हैं। हमने धानुका लेबोरेटरी दवाइयों की फैक्ट्री है, वो हमने बनाई है। यहीं प्रतीक्षा हॉस्पिटल गुड़गांव में वो हमने बनाया है। सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद में वो हमने बनाया है। तो हम लोग इंडस्ट्री भी, हॉस्पिटल भी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमने एक कैंपस बनाया है। तो हम लोग स्कूल कॉलेज भी, हॉस्पिटल भी, फैक्ट्री भी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी, और सरकार के साथ भी हम लोग लगातार, रेलवेज के भी, तो और सब स्टेशंस भी, मतलब बीएचईएल के साथ भी, तो वो हम लोग काम कर भी रहे हैं, किया भी है। आपके ब्रोशर में क्लाइंट्स डिटेल्स में भी काफ़ी हाँ, काफ़ी है कई बार, क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्शन ये बढ़ता है, हाँ, ऑल ओवर इंडिया। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि अगर भारत में किसी भी कोने पे आपको होटल रिजॉर्ट बनाना हो, आपको फैक्ट्री लगानी हो, आपको वेयर हाउस बनाना हो, आपको स्कूल कॉलेज खोलना हो, तो उसमें हम एक्सपर्ट हैं, कहीं भी, चंद्रभान प्रसाद खुश हुआ, कहीं भी खुश हुआ। तो कहीं भी। और आपको बता दूं मैं, देखिए, हमने कर्नाटक में काम किया, हमने आंध्रा में काम किया, हमने तमिलनाडु में काम किया, हमने यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ये तो नज़दीक हैं, यहाँ काम किया, पंजाब में काम किया, हिमाचल में काम किया, केरला में काम कर रहे हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, जम्मू में कर रहे हैं, अभी रिसेंटली कर रहे हैं। तो गोवा में हमने किया, तो महाराष्ट्र में हमने लोनावाला में किया, तुंगी जगह है, रिजॉर्ट बनाया था कला महिंद्रा का। उत्तराखंड में हमने काम किया इसके साथ, आपके स्टर्लिंग के साथ। तो मेरे ख्याल में तो जो स्टेट है तो शायद 2-3 छूटे होंगे, बाकी तो कर लिया। हाँ, कैलकाटा में अभी जैसे नहीं किया है, मतलब पश्चिम बंगाल में नहीं किया है, बट हाँ, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में किया है। हाँ, तो देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर को, एक बिजनेसमैन को अच्छा मैनेजर होना चाहिए। अच्छा इंजीनियर वो होना हो, लेकिन अच्छा मैनेजर जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस है ही मैनेजमेंट का। अगर आपको मैनेजमेंट नहीं आती है, ओवरसीयर बन गए। नहीं, अब तो बड़े खुश है। अब तो क्या है कि कोई भी, जैसे मेरे फादर क्या है कि गांव से कई बार मैं अपने पास लाता हूँ, ऑडी में बैठाते हैं तो क्या बोलते हैं पिताजी? खुशी का अलग ही इजहार है, वो बोलते तो नहीं है, बट अब वो कोई भी अगर कोई जैसे गांव में रहता है, कोई भी डिसीजन लेता है, तो सबसे पहले मुझे फ़ोन करते हैं। हालांकि मेरे बड़े भाई भी हैं, सबसे पहले मुझे फ़ोन करते हैं, भाई ये काम करना, बता कैसे करना है। तो वो अलग धांसू कार है इनके पास, अलग फॉर्चूनर है, भी है। हाँ, तो कौन सी सीरीज है? कौन सी? ऑडी का A4 है। A4 है। पहले मेरे पास Q5 थी, अभी A4 है। सर, पहली बार 1 लाख रुपया हाथ में कब देखा होगा आपने? रिश्वत देने के लिए जमा तो नहीं किए थे? 98 के आसपास होगा शायद। तो कैसा लगा 1 लाख इकट्ठा अपने हाथ में रखते हुए? नहीं, देखिए क्या है, बिजनेस से पहले तो हमने लोगों के पैसे देखे थे। जब नौकरी करते थे, हमने, अगर मैं याद करूं तो मैं 96-7 की बात होंगी, तो यहाँ पे राजस्थान में खाटू श्याम जी जगह है। देखिए क्या है कि एक और इसमें बताऊँ आपको,
मैं यहाँ गुड़गांव में एक ठेकेदार के पास नौकरी करता था। अब क्योंकि जिसके पास कुछ ना हो उसके पास तो सब कुछ होता है, सारे रास्ते खुले होते हैं। जिसके पास कुछ होता है वो चॉइस करते हैं, यार ये करूँ ना करूँ, कोई लॉस हो जाए। जिसके पास है ही नहीं उसके पास चॉइस क्या है? इसका मतलब सारे रास्ते खुले, कुछ भी कर लो, है ना, पूरी दुनिया कुछ भी कर लो भाई, आपको करना ही तो है। क्या होगा? फेल होंगे ज़्यादा ज़्यादा, और क्या होगा? तो मैं यहाँ नौकरी करता था, ये कितनी बड़ी बात कहा इन्होंने। तो ज्यादा से ज्यादा फेल होंगे और क्या, और वो भी सीखने को मिलेगा। दलित नौजवानों को इसको सुनना चाहिए। फेल सर जो मेरी लाइफ में अब तक है, फेल भी एक पार्ट है सक्सेस का। अगर आप फेल नहीं होंगे तो आप सक्सेस होंगे ही नहीं। आपने वो छोड़ दिया फेल होने के बाद, आप मायूस हो गए, तब असली फेल हो आपने गए। तब वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो फेल तो पार्ट है क्योंकि उसको सीखने को मिलता है। लेकिन हाँ ये जरूरी है कि आपको सीखना चाहिए कहाँ गलती हुई, कहाँ कमियां रह गई, क्यों फेल हुए। अगर उस पर जिसने पकड़ बना लिया लाइफ के, तो उसको कोई रोक नहीं सकता सर है। कोई और बड़ा नुकसान हुआ होगा और आपका? सर होता ही है, बिजनेस है तो बिजनेस में नुकसान है। कोई एक अभी उदाहरण दिख अभी रहा है। कोविड में भी हुआ, कोविड में भी हुआ, उससे पहले भी हुआ। मैं तो अभी मैं बता रहा था कि बीच में, अभी बताता हूँ सर आपकी बात पर। तो मैं यहाँ नौकरी करता एक ठेकेदार के पास, मेरे पास स्कूटर था। तो खाटू श्याम जी में को धर्मशाला, बहुत धर्मशाला है, तो मैं वहाँ 3 साल रहा। तो धर्मशाला बन रही थी, उनको इंजीनियर चाहिए था, आर्किटेक्ट दिल्ली का था, उनको चाहिए था इंजीनियर। यार जाके इतनी दूर कोई इंजीनियर चाहिए जो यहीं का हो, दिल्ली का ही हो। तो ऐसे जैसे आदमी चलता है तो कहीं काम चल रहा है तो नमस्ते हो जाती है आपस में, भाई वहाँ इंचार्ज जो भी है, जान पहचान नहीं थी बट ऐसे ही। तो एक दिन वो मेरे को मिला, मेरे को लगा यार इधर आ, यार एक वहाँ जॉब है खाटू श्याम जी, वहाँ राजस्थान में पड़ता, सीकर में। मेरे को नहीं पता था क्योंकि जो आदमी भाई डिप्लोमा करके सिरसा चला गया, उसके बाद गुड़गांव आ गया, तो मुझे क्या पता कहाँ पड़ता है। मुझे नहीं पता था कितनी दूर है, उससे दूर था, लेकिन उधर ऐसा सुनने में मिलता दूर था। बोले यार वहाँ चला जाएगा, चला जाऊँगा। बोला क्या लेगा? यार इससे तनख्वाह ज़्यादा, रहना खाना फ्री। शादी भी नहीं हुई थी, कोई लाइबिलिटी भी नहीं थी, और फिर कुछ था ही नहीं खोने के लिए। तो मैं तो वहाँ चला गया। उसने कहा ठीक है, उसने आर्किटेक्ट से मिलवा, चला गया, काम किया। सेठ लोगों के पैसे थे। तो वहाँ पे एक कीर्तन हॉल वो बना रहे थे, नीचे हॉल ऊपर कमरे, धर्मशाला थी। तो 75 बाई 150 फुट का, 35 बाई 150 फुट का था, 35 बाई 75। तो 35 फुट का वो हॉल था मतलब, और आर्किटेक्ट ने डिजाइन कर रखा 35 फीट के अंदर कोई कॉलम नहीं रहेगा। मेरी लाइफ का पहला था, लेकिन क्योंकि सीखने की ललक थी वो थी, तो जो ड्राइंग था, ड्राइंग का अकॉर्डिंग मैंने उसको काम करवा दिया। तो उस दौरान फ़ोन तो चलते नहीं थे, या तो लैंडलाइन होता था, लैंडलाइन का सिग्नल मिलते थे, नहीं मिलते थे। 96 की बात होगी अंदाजा। तो वहाँ छत लगी हुई, सरिया बंधा हुआ, कंक्रीट डालनी थी। आर्किटेक्ट या दिल्ली से चेक करने जाना था आर्किटेक्ट को, वहाँ उनसे बात नहीं हो पा रही, 6-7 दिन निकल गए। तो सेठ लोग आए, उन्होंने कहा भाई छत तो डलवाने नीचे, कि वहाँ मेला लगता है एक। तो उससे पहले उनको वो छत खोलनी भी थी, वहाँ पे वो भंडारा वंडारा लगाते थे, वो पहले जगह खाली थी लगाते थे। उन्होंने कहा यार हमारा तो ये था, आप इसको डलो। मैंने कहा जी मैं तो नहीं डलवाऊंगा। तो जो पैसे लगा रहा, जो ट्रस्टी था, वो कहता है महावीर जी आपने चेक कर लिया? मैंने कहा हाँ मैंने पूरा। बोला डलवा दो। मैंने कहा सर कोई आर्किटेक्ट आकर नाराज। बोला आर्किटेक्ट को मालिक थोड़ी है, पैसे तो हमारे हैं। तो मैं जो आपको टर्निंग पॉइंट बीच में एक बता रहा हूँ, मैंने डलवा दिया। मैं यहाँ आया दिल्ली, तो आर्किटेक्ट ने मुझे बड़ा लताड़ा। मैंने उसको सॉरी कहा। बोला भी किसी को खून करके आप सॉरी कह दोगे तो इसका क्या मतलब, मैं आपको नहीं रखूँगा साथ में। मैं वापस गया वहाँ, तो मैं तो सेठ पे चढ़ गया, कहला तुमने तो मेरी नौकरी खराब कर दी। तो मैंने कहा जी आपने तो मेरी नौकरी ख़राब करा दी, आर्किटेक्ट ने तो मुझे निकाल दिया। तो बोला यार आर्किटेक्ट कोई मालिक थोड़ी है पूरे भारत का, पैसे हमारे लग रहे हैं ना, हमने डलवाए ना, आप यहीं रहो। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब मुझे यहाँ पे 4,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, वहाँ पे मेरी 17,000 रुपये तनख्वाह आर्किटेक्ट उनसे ले रहा था। और मेरे माइंड में क्या था कि 4,000 रुपये से ज़्यादा मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे, 4.5 मिल जाएंगे, रहना खाना फ्री मिल जाएगा। और जब उसको हटाया, तो जब मैंने उससे पैसे मांगे, जब वहाँ से कहा, मैं जब आया तो मैंने कहा कुछ पैसे चाहिए। मैं सोचा यार 2 महीने हुए, 8,000 होंगे, 10,000 होंगे। तो बोले कितने चाहिए? 20,000 दे दूँ? मैं दे दो, एडवांस से कट जाएगा बाद में, मेरे को क्या फ़र्क पड़ना है।
तो ये बीच में शायद चंद्रभान जी को वो स्टोरी नहीं बताई, क्योंकि जो फ्लो में निकलती है ये ना, मतलब सोच कर नहीं निकलती चीज़ें। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद बिजनेस में जब टर्निंग हुआ, बट वो तो 20,000 रुपये। मैं जब 20,000 रुपये घर लेके आया, हाँ। उस दौरान क्योंकि फादर मजदूरी करते थे, मैं हमारे भाई भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ा, तो गांव में क्या है कि पैसे ब्याज पे भी लाने होते हैं, तो उस दौर कर्जा भी था, क्योंकि मेरे फादर जनरली बताते नहीं थे कि किससे लेना किससे नहीं लेना, क्योंकि मेरे फादर का आज तक भी यही मामला है कि वो अपने ऊपर रखते हैं सब, क्योंकि और भाई बच्चों के ऊपर क्या जिम्मेदारी देनी है। तो वो समय था, 17-18 हज़ार रुपये कर्जा हमारे ऊपर था, तो मैंने एक झटके में कर्जा उतारा। मैंने मतलब फादर ने उतारा, मैंने फादर को दिया। और फादर आज भी जब हमारे कई बार भाइयों में कई बार आपस में हो जाती है, जैसे क्योंकि कई बार होती है ना, हमारा 5 भाइयों का अच्छा प्यार है, बहुत अच्छा प्यार है, लेकिन कई बार चीज़ आ जाती है, भाई महावीर के पास तो ज़्यादा हो गया, ये हो गया, वो कई बार होती है। तो मेरे फादर उस बात को कहते थे कई बार कि भाई इसकी वजह से आज हम कर्ज मुक्त हैं, अगर ये पैसे नहीं कमाता तो आज कर्जा नहीं उतरता। तो 20,000 तो जब ये घर में ले गए आप, सर तो परिवार बहुत को कैसा लगा? सर बहुत बड़ी बात हुई, हम तो कर्जा मुक्त हो गए, अदरवाइज शायद कर्जा मुक्त भी नहीं। नहीं, 3% पैसा पे, लोगों को लगा। 2.5% पे, 2% पे ब्याज पे पैसा होता वो था। बंडल देखकर कैसा लगा लोगों को? सर मैं वही कह रहा हूँ, मेरे फादर का तो आज भी उस बात को मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि भाई आपका एक तरह से जन्म सुधर जाए, जो आप कर्जे में थे फिर कर्जे आप देने वाले बन जाओ, है ना। एक कर्जे लेने वाले थे, एक देने वाले बन जाओ। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा एक बेटी है। हाँ, दोनों बच्चे पढ़ते हैं। किस क्लास में? मेरा बेटा MBBS कर रहा है, अच्छा। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ एंटीगुआ। उसमें क्या 4 साल टापू पर कराते हैं, 2 साल US में कराते हैं, 6 साल की MBBS है। अभी उसका 4 साल पूरा होने वाला, जून में पूरा हो जाएगा। और बेटी अभी +2 का एग्ज़ाम दे रही है, और हाँ आर्किटेक्चर की तैयारी कर रही है, दे दी है एग्ज़ाम, आर्किटेक्चर की तैयारी कर रही है। और वो जो तो हाउस एक बना बेटा रखा है, कौन सा हाउस बना रखा एक है बार निगराना में? एक बेटा डॉक्टर होगा और एक बेटी आर्किटेक्ट होगी। गुड। और आप कंपनी हम नहीं, तो वो है जो ही फार्म हाउस बना रखा है दे आपने। दी सर। वो कई चीज़ ऐसी होने, सारी चीज़ें कई बार नहीं भी बताई जाती, क्योंकि हम लोग तो ये कहते हैं, हम लोग तो ये कहते हैं कि हम तो देखो मजदूर लोग हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और मजदूरी का पैसा, क्योंकि किसी भी बिजनेसमैन का, कोई भी बिजनेसमैन हो, अगर वो सुबह अपने काम पे नहीं जाएगा तो उसकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। तो हम रोज कमाने खाने वाले लोग, रोज आज अगर आए तो दिहाड़ी पूरी होगी, नहीं तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा, नहीं होगे तो ये मैं सर ये चाहूँगा कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी वो ना होके मैं काम कितना करता हूँ, मेरी USP क्या है, मैं और इसको कैसे बढ़ाना चाहता हूँ, और लोगों को कैसे, कोई अगर कोई सुन रहा हो वो इंस्पायर कैसे हो अपने नए जो, क्योंकि हम लोग क्योंकि सोशल भी काम करते हैं, हमारे हरियाणा में यंग एंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी करके यस करके हमने एक संस्था बना रखी, तब तो थोड़ा सा काम, क्योंकि हम लोग डाइवर्ट हो गए, तो उसमें मैं उसका अध्यक्ष रहा 3 साल। और हरियाणा में हम पूरे जाके यूथ को मोटिवेट करने का काम करते थे, आप बिजनेस में लाइए, क्योंकि सरकार है तो देखिए मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन सरकारों का पैटर्न चेंज हो गया। जो आपको नौकरी मिल गई होंगी या पहले जो नौकरी मिल गई, मेरे कई IAS दोस्त भी हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ, और मैं जब मैं सोशल में जाता हूँ, चाहे जयंती पे जाता हूँ, चाहे कहीं और जाता हूँ, तो मैं एक ही बात अपने वक्तव्य में कहता हूँ, सारी बात कह के, कि 2 ही आपके पास रास्ते बचे ज़िंदगी में, खासकर दलितों की बात कर रहा हूँ मैं। दलितों के पास कोई रास्ता नहीं बच रहा जीने का, या अधिकारी या व्यापारी, और दूसरा रास्ता ही नहीं है। बाकी आप प्रोफेसर लग जाओ, आप सरकारी डॉक्टर लग जाओ, MBBS, हालांकि वो भी अधिकारी में आते हैं, बट इतने नहीं। अधिकारी मैं उस IAS IPS की बात कर रहा हूँ जो देश को चलाते हैं, बाकी की बात नहीं कर रहा। आप ज़्यादातर तो हमारे ग्रुप D की नौकरी लगती है, चपरासी लग गया, क्लर्क लग गया, खुश हो क्लर्क लग गया सरकारी नौकरी में, मैं उनको नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है अपनी लाइफ में, एक IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार या दूसरे सरकारों का, स्टेट का, और जब वो रिटायर होता है तो अपने बच्चे को नहीं बिठा पाता हूँ, वो फिर बच्चे को वही संघर्ष, वो मैंने जूझते देखे हैं यार, बच्चों को सेटल करना है, बच्चों को सेटल करना है। अच्छा, कहीं जब एक बड़ा अधिकारी अगर अपने बच्चे को सेटल करने के लिए इतना पेन ले रहा है और बच्चे को अपनी सीट पर नहीं बिठा सकता,
तो कहाँ से आप सक्सेस हो जाएंगे? कहाँ आप दलितों को उद्धार की बात कर रहे हो? कहाँ आप जो देश में बदलाव की बात कर रहे हो? सर क्या ये बात सही है कि जब 60 साल में आईएएस रिटायर होते हैं या 60-62 साल में, तो उस उम्र में आप लोग तो रिटायर नहीं होते हैं, तो क्या ये सही है कि जो अफसर होते हैं रिटायरमेंट के बाद थोड़ी कद उनका नीचा हो जाता है? कोई पूछता नहीं, कोई पूछता ही नहीं, हमने देखा है। नहीं 1-2 इंच छोटे हो जाते सर हैं। 1-2 नहीं, सारे छोटे हो जाते हैं। नहीं, वैसे ये बात आपने काफी अच्छी कही है कि जी। बड़े अधिकारी जो हैं वो अपने बच्चों के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। हाँ। तो दलित उद्धार की बात कहाँ जो से आ रही है? स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ में किया, उससे ज्यादा स्ट्रगल अपने बच्चों को सेटल करने में, क्योंकि वो जो नाम है, जो फेम है, जो उनकी पावर्स है, सब कुछ उस सेट पावर करना के अकॉर्डिंग उसका पड़ता है। बच्चा चाहे बेटी या बेटी नहीं हो पाता। ऐसा है, इसमें एक वर्ड में अगर इसको समराइज करें, हाँ। that power is given by government, and आप पावर एक्वायर करते हैं, अर्न करते हैं, दोनों में ही अंतर है। और सर रिटायर ही नहीं सर होते हैं। सर देखिए क्या होता है। देखो, हम छोटे से थे, आप चंद्रपाल जी की तो हमसे ज़्यादा उम्र है, देखते थे एक जो गांव है, गांव में मान लो पहले बनिया गांव में भी होते थे, अब तो चलो शहरों में चले गए, या आप शहर में चला जाए, एक दुकानदार बैठा है 20 साल 30 साल 50 साल 100 साल, आपको ऐसी दुकानें मिल जाएंगी 100 साल पुरानी, 150 साल पुरानी है, लेकिन एक अधिकारी ऐसा नहीं मिलेगा कोई कह दे कि 100 साल पुराना अधिकारी है। वो अधिकारी रिटायर, फिर वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी तो एक लिमिट है ना, 60 साल की उम्र तक सरकार ने कर रखी है, और 2-3 साल आजकल एक्सटेंशन दे देते हैं, 62 साल, तो उसके बाद वो दलित को एक्सटेंशन नहीं मिलता है। चलो हम ओवरऑल बात करें तो इसका मतलब तो कि दलित व्यापारी बनना, बिजनेसमैन हाँ, बनना। तो मेरा एक बार इंटरव्यू हुआ था, जब मोदी जी आए थे, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, इनकी बातें हो रही थी। तो स्किल इंडिया का नोएडा में एक टीवी चैनल पे एक सेमिनार वो था, आपका क्या इंटरव्यू था, तो उसमें एज ए दलित एंटरप्रेन्योर में भी गया था। एक जब की बात है, जब एक प्रियंका चतुर्वेदी, वो कांग्रेस की प्रवक्ता होती थी, एक नाम क्या चुग हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, अभी भी ऐसा सीनियर हो गए, वो दिल्ली में थे, क्या नाम था पूरा, चुग थे, और एक ओबीसी से एक कोई वर्मा जी थे जिनका अपना बर्तन की फैक्ट्री थी। तो वहाँ स्किल इंडिया पे बात काफ़ी चल रही थी। तो एज ए दलित एंटरप्रेन्योर्स मैंने वहाँ कहा कि मैं मतलब सरकार की जनरली में बुराई नहीं करता, क्योंकि व्यापारी को सरकार के साथ होना चाहिए, है ना। बुराई तो आप पॉलिटिकल लोग बहुत करते हैं, सोशल लोग बहुत करते हैं, लेकिन अगर उसको व्यापार में आगे बढ़ना है तो कभी भी सरकार से बिगाड़ कर नहीं हो सकता, तो सरकार के साथ ही चलना होगा। पॉलिसी सरकार की अपनी मर्जी है, खराब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बट उसी में से रास्ता ढूंढना है। तो मैंने कहा कि भाई आप किस स्किल की बात कर रहे हो, हम तो पैदा ही से स्किल हैं, हमारे तो पूर्वज भी स्किल रहे, देश में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमने नहीं बनाई? तो हमें तो कनेक्टिविटी चाहिए, हमें स्किल नहीं चाहिए, मार्केट चाहिए, हमें तो खाली आप कनेक्ट करा दो, अवसर दे दो, बाकी काम तो हमारा है, यस, है ना। आप साइकिल बनाओ, आप घर बनाओ, आप कार बनाओ, आप सड़क बनाओ, आप एजुकेशन की चीज़ें, सब तो हमने ही बनाई है, मजदूरी तो हम ही करते हैं। मैंने एक तो स्टोरी अभी हम- की है, चमड़े का आभूषण, हाँ जानते हैं उनको आप, दाइमा साहब? पहना हुआ है। जी नहीं, ये वो भी पहना मैं हुआ। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। मैं तो आगरा में हरी सिंह पीपल थे, उनसे हम लोग उनको बुलाते थे कई बार, है ना, वो भी दाइमा साहब का बड़े बाबूगढ़ में बहुत बड़ा एम्पायर है, तो, स्टोरी आ रही है उनकी कल परसों। तो मैं वहाँ भी यही कहा कि हमें कनेक्टिविटी चाहिए, और आज भी मैं कहता हूँ, कई वजह से अब डिक्की के थ्रू हम लोग कई लोग जगह जाते हैं, या कई बार किसी कॉर्पोरेट से मिलते हैं, तो कॉर्पोरेट से भी हम कहते हैं हमें कोई उसमें छूट नहीं चाहिए, रेट में नहीं चाहिए, क्वालिटी में नहीं चाहिए, सिस्टम में नहीं चाहिए, हमें तो आप कनेक्टिविटी दे दो, बाकी काम तो हमारा है ना। तो जो लोग, मैं हालांकि खिलाफ नहीं हूँ रिजर्वेशन के, लेकिन रिजर्वेशन क्योंकि लागू ही नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन होगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, तो हमारे पास तो रास्ता ही नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता है कि बच्चा जब पैदा हो, हम लोग क्या करते हैं कि जब बच्चा होता है तो पहले से प्लान कर लेते हैं, ये आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, इसको वहाँ लगवाएंगे, इसको वहाँ लगवाएंगे, टीटी बनेगा, लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं कहता कि मैं अपने बच्चे को व्यापारी बनाऊंगा, अरबपति बनाऊंगा, कोई नहीं कहता, है ना। क्योंकि व्यापारी जो अरबपति, सर आप कह रहे हैं ना, अरबपति का दूसरा मतलब ही व्यापार है,
अगर व्यापारी नहीं होगा तो अरबपति होगा ही नहीं। वही नहीं, बिल्कुल। और अगर नौकरी में कहीं बेईमानी करके कर लिया पकड़ा के तो कोई छापा छुपा पड़ जाएगा, वो जेल में काटनी पड़ती है। तो इनकी फिलॉसफी का तो- मतलब ये हुआ कि हमें कंसेशन नहीं चाहिए, कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन चाहिए और ये समाज में एक मुहिम देनी पड़े। देखिए क्या है, मैं बता दूं, लोग जैसे कहते हैं जातिवाद है, ये बात है, बिल्कुल ठीक है, ये है, लेकिन बिजनेस में अगर आप उस लेवल को क्रॉस कर जाओगे, एक लेवल को जो स्ट्रगलिंग आपका लेवल है, तो एट लास्ट आपका काम देखा जाता है। हाँ, ये जरूर है कि अभी भी आपको मौके कम मिल रहे हैं, तो आपको कनेक्टिविटी मिल जाए, ऐसा माहौल बनाया जाए कि कॉरपोरेट भी, बड़े बड़े जो जितने भी व्यापारी है वो भी ये मान लें कि यार ये लोग पार्ट है। क्योंकि मैं तो क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी हूँ, सोशल में भी हूँ, बिजनेस भी कर रहा हूँ, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि देश को हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बनाना है, तो मेरा उसमें ये मानना है, एक सबमिशन है और मैं कई जगह कहता भी हूँ, बगैर दलितों का आर्थिक उद्धार जब तक नहीं होगा, देश सुपर पावर नहीं बन सकता किसी भी सूरत में। कभी भी नहीं। क्योंकि जो 30-35% की जो आबादी है, SC ST की बात करो, दलित तो और OBC भी और भी है, अगर ये पिछड़ जाएगी तो मुझे नहीं लग रहा कि कभी भी हम इकोनॉमिक पावर। और आज समय है, मैं कई जगह अपने साथियों से भी कहता हूँ, आज ये समय है जो हमारे अनुकूल है। लोग तो कहते हैं खराब समय है, मैं नहीं कहता। जब से PV नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की बात की। हम लोग जैसे, हम सबसे पहले ना विरोध करने वाले हम लोग होते हैं। मेरी अलग चीज़ हो सकता कोई और आपको कुछ और बताता हो, तो हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हम नौकरी पेशे वाले लोग थे। हमें लगता है रिजर्वेशन मिलेगी नहीं, हमारे बच्चे नौकरी कैसे करेंगे। लेकिन मैं उसको अवसर मानता हूँ कि अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, अगर इंडस्ट्री ज़्यादा होगा, तो हमारे काम करने का स्कोप हमारे पास ज़्यादा होगा। उसी का देन है कि आज हमारे बहुत से साथी जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं, वो व्यापारी बने। कौन हमें काम देता था, कहाँ काम के स्कोप थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म ने तो लाइसेंस राज भी खत्म किया ना, दलितों को लाइसेंस लेके यहाँ हालांकि इसमें भी अभी भी संघर्ष है। सरकारी में जब कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने MSME को 20% का परचेज में और कॉन्ट्रैक्ट में उसको रिजर्वेशन दिया था, और SC ST एंटरप्रेन्योर से 20 में से 20% दिया था, दैट इज 4% ऑफ टोटल कॉस्ट। जब हम गवर्नमेंट का टेंडर फिल करते हैं उसमें कहीं भी नहीं है वो लिखा हुआ कि SC ST एंटरप्रेन्योर्स का कोई कॉलम ही नहीं है। MSME लिखा रहता है। स्ट्रगल है उसके लिए भी, बट उसको ये मान के यार हमारे पास स्कोप ही नहीं, हम काम कैसे करें, वो गलत बात है। अगर वास्तव में कोई एंटरप्रेन्योर है, उसको व्यापारी बनने की ललक है, अगर उसको डे 1 से सिखाया जाए, बच्चे को स्कूल में पढ़ते टाइम में सिखाया जाए कि भाई आपको व्यापारी बनना है, तो कुछ भी कर लेगा। आज तो सफाई के ठेके भी हजारों करोड़ में होते हैं। चलिए, बहुत शानदार बातचीत रही। और महावीर जी 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, 1000 तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास काम कर चुके हैं। और ये आपको इसलिए स्टोरी सब बताता हूँ, भाग भाग के बनाता हूँ स्टोरी, समय लगता है, सब कुछ होता है, इसलिए बना रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए ये कहानी सुनाए, बच्चों को सुनाए। सपने देखने चाहिए, लेकिन बड़े सपने देखने चाहिए। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। नमस्कार।